हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। अब इस वीडियो में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कोलॉइड की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स। मतलब अब आपको यह जानकर हैरानी होगी, वैसे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे भी चार्ज होते हैं। क्यों हैरानी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये बात तो मैं पहले ही बता चुका था आपको। ब्राउनियन मूवमेंट का इज वन ऑफ द कॉज, ऑल्दो उसका जो मेजर कॉज है वो उसका कोलिजन वाला पार्ट है कि वो कोलिजन करता है, लेकिन हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि कोलॉइडल पार्टिकल में चार्ज होते जब हमने उसकी स्टेबिलिटी की बात की थी। अब वही चार्ज कैसे आते हैं, कौन सा चार्ज किस कोलॉइडल पार्टिकल्स पर आता है, किस तरीके के कोलॉइडल सॉल्यूशन के पास मिलता है, ये सारी बातें अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर चार्जेस ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो जैसे कि हमको पता है कोलॉइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये वही चार्ज है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में आप इलेक्ट्रिसिटी में देखते थे, वही चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स में भी होता है। और जब मैं पार्टिकल्स बोलता हूं तो इसका मतलब होता है बच्चों डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स। जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये चार्ज होता है। सो कोलॉइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। The nature of this charge is the same on all the particles in a given colloidal solution. और इस चार्ज का जो नेचर होता है वो सभी पार्टिकल्स पर सेम होता है किसी भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए। मतलब अगर आप मानकर चल रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसके अंदर सारे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव ही होगा। अगर आप मानकर चलते हो कि किसी कोलॉइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो सारे पार्टिकल पर फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब वो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन माना जाएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज दे पोजेस। तो अब कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, मतलब दो तरीके से, दो नाम से क्लासिफिकेशन होता है। ये वही दो क्लासिफिकेशन होंगे, ये उसी आधार पर दो क्लासिफिकेशन होंगे जो दो चार्जेस हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी में, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो उस आधार पर एक होगा पॉजिटिवली चार्ज सोल, अगर कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज नेचर के निकले तो, और एक होगा नेगेटिवली चार्ज सोल अगर कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज के रूप में निकले तो, यानी कि नेगेटिवली चार्ज हुए तो। क्लियर है? तो दो तरीके के चार्ज सोल होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज सोल और एक नेगेटिवली चार्ज सोल। अब एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव चार्ज सोल कौन से होते हैं और नेगेटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं। हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोल्स सबसे पहले, और उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं विद द नेगेटिवली चार्ज सोल्स। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल्स कौन से होंगे? हीमोग्लोबिन, जो आपका ब्लड है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है। आपको पता होना चाहिए ब्लड इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कोलॉइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिवली चार्ज सोल माना जाएगा। हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं लाइक Al2O3.XH2 हाइड्रेटेड फॉर्म, Fe2O3.XH2 हाइड्रेटेड फॉर्म। तो ये जितने भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं इन सबके पास क्या होता है? इन सबके पास आपका पॉजिटिव चार्ज सोल होता है, तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं आपके टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये भी पॉजिटिवली चार्ज सोल है। एंड द बेसिक डाइज दैट यू हैव लाइक मिथिलीन ब्लू, ये जो बेसिक डाइज होते हैं इनके पास भी आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। फिर बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज सोल्स की, मतलब जिनके अंदर जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में। कौन कौन से? मेटल सोल, एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल्स, ये सब आपके जो मेटल सोल्स होते हैं ये सब नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। देयर आफ्टर वी हैव मेटालिक सल्फाइड्स, क्योंकि इसमें सल्फाइड आयन होता है, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, तो ये सल्फाइड आयन नेगेटिव चार्ज का होता है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। एसिड डाइस, देखो इसका कन्वर्स है, यहां पर बेसिक डाइस था, यहां पर हम एसिडिक डाइस की बात कर रहे हैं, जैसे ओसिन। तो इओसिन जो होता है वो बेसिकली आपका एसिडिक डाई होता है, और ये एसिड डाई जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज सोल के रूप में आता है। एंड द लास्ट इज सोल ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च का सोल होता है वो स्टार्च का सोल भी आपका नेगेटिवली चार्ज्ड सोल माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल्स थे।
आपको ये थोड़े से मेमोराइज करने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप दोगे तो कई बार आपको पूछा जा सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज सोल के एग्जांपल लिखो, तो आप कोई से भी एग्जांपल लिख सकते हो इस टेबल में से। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि इनके नाम क्या है, या मुद्दा ये नहीं है कि ये कौन से चार्ज के पार्टिकल है, मुद्दा ये है कि कोई कोलॉइडल पार्टिकल में अगर चार्ज आता है तो आता क्यों है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, उस थ्योरी को समझते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थ्योरी समझाता हूं। अब द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स अराइजेस ड्यू टू द the charge on the colloidal particle arises due to the preferential adsorption of positive और negative ions। इसका मतलब कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स प्रेफरेंशियली कौन सा चार्ज एड्सॉर्ब करेंगे, इस आधार पर उस कोलॉइडल सॉल्यूशन का चार्ज माना जाएगा। इसका मतलब जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स है, वो प्राथमिक रूप से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते। कैसे करते हैं वो आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन उस थ्योरी को बोला जाता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। वो थ्योरी क्या बोली जाती है? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। और बोला जाता है कि वो पर्टिकुलर चार्जेस को क्या कर लेते हैं? एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और उस आधार पर उन सॉल्यूशंस को हम क्या मानते हैं? उस पर्टिकुलर चार्ज का मान लेते हैं। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज का है क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज को एड्सॉर्ब कर लिया, या ये कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज का है क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज को एड्सॉर्ब कर लिया। अब एड्सॉर्प्शन होता कैसे, एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल देखो पहले, FeCl3 सॉल्यूशन इज एडेड टू हॉट वाटर। जब आप FeCl3 सॉल्यूशन को हॉट वाटर में ऐड करोगे तो वो एड्सॉर्ब कर लेगा Fe+3 के आयंस। कैसे एड्सॉर्ब करेगा कि मान लो FeCl3 जैसी पानी में मिलेगा तो Fe2O3.XH2O बना लेगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड बना लेगा Fe2O3.XH2O। अब इसमें होगा क्या? Fe2O3 को घेर कर सब सरफेस पर चले जाएंगे Fe+3 के आयंस। मतलब सरफेस पर आ जाएंगे Fe+3, 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 Fe+3। सरफेस पर ये सब आ जाएंगे कौन? Fe+3। ये सब सरफेस पर आ जाएंगे कौन? Fe+3। तो ये जो Fe+3 के आयंस बन रहे हैं, ये Fe+3 के आयंस एक लेयर बना लेंगे और ये पूरे सरफेस पर आकर इसके साथ एड्सॉर्ब हो जाएंगे। हम कहेंगे ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन था ये पॉजिटिवली चार्ज बन चुका है। क्यों? क्योंकि सारे पॉजिटिव आयंस एड्सॉर्ब हो गए और प्रेफरेंशियली पॉजिटिव आयंस एड्सॉर्ब हुए। अब आप बोलोगे नेगेटिव कहां है? नेगेटिव भी इसी में, लेकिन इस पार्टिकल ने पहले रूप में प्रेफरेंशियली किसको प्रेफरेंस दी? पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज को एड्सॉर्ब कर लिया। ये हो गया Fe2O3 का, और इसलिए ये सोल कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज सोल। लेकिन वहीं FeCl3 सॉल्यूशन को अगर NaOH सॉल्यूशन में डालते तो फिर वो क्या करता? फिर वो OH- आयंस को एड्सॉर्ब करता। किस आयंस को एड्सॉर्ब करता? OH नेगेटिव आयंस को एड्सॉर्ब करता। और OH नेगेटिव आयंस को एड्सॉर्ब करता तो इधर देखेंगे Fe2O3 ये रहा, और इस Fe2O3 के सब जगह पर एड्सॉर्प्शन हो जाता OH-, 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 OH- आयंस इसको एड्सॉर्ब करके एक और लेयर बना लेते हैं। चूंकि नेगेटिव आयंस एड्सॉर्ब हुए तो इस सोल को हम डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज सोल बोलेंगे। तो दिस विल बी योर नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। तो ये जो सोल होगा ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड सोल माना जाएगा। इट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। तो इस तरीके से कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल, डिस्पर्स फेस का पार्टिकल, प्रेफरेंशियली जिस चार्ज को एड्सॉर्ब करेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन पे वही चार्ज माना जाएगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज को एड्सॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज सोल, अगर वो नेगेटिव चार्ज को एड्सॉर्ब कर रहा है तो नेगेटिवली चार्ज सोल। एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगली स्लाइड में एक और एग्जांपल बता दूं। सिमिलरली KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन। अब जो KI सॉल्यूशन है वो AgNO3 में ऐड किया है, मतलब आपके KI जो होंगे वो AgNO3 से घिरा हुआ होगा, और वैसे बन जाएगा AgI। तो पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, जो रिएक्शन यहां पर हुई वो क्या हुई?
के आई प्लस AgNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Ag गया के पास, के आया Ag के पास, Ag की जगह पर, तो ये क्या हो गया AgI प्लस KNO3। तो दिस इज AgI प्लस KNO3। और जब AgI बना तो चूंकि वो AgNO3 में मिक्स था तो जाहिर सी बात है Ag के आयन ज्यादा होंगे, मतलब Ag के आयंस जो होंगे AgNO3 में वो ज्यादा होंगे। तो जो AgI है उसमें कॉमन आयन कौन है Ag, और Ag के आयन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि AgNO3 में कोई चीज को डिसॉल्व किया है, मतलब AgNO3 इज हियर अ डिस्पर्जन मीडियम, और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसके ज्यादा आयंस वहां पर होंगे क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो AgI के ऊपर अब एड्सॉर्ब हो जाएंगे Ag पॉजिटिव के आयंस जिनकी संख्या ज्यादा है। ये आ गए Ag पॉजिटिव के आयंस जिनकी संख्या ज्यादा है। तो दीज आर योर Ag पॉजिटिव आयंस, और ये Ag पॉजिटिव आयंस की क्या बन गई? एक लेयर बन गई। दिस इज Ag पॉजिटिव आयंस। ये जो सोल हो गया, इट इज नाउ कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज सोल बिकॉज इट एब्सॉर्ब्स Ag प्लस आयंस। Ag प्लस ही क्यों करें? क्योंकि Ag जो था वो AgI में और AgNO3 में कॉमन था, तो AgI बना, लेकिन AgNO3 की मात्रा ज्यादा थी, तो कॉमन आयन कौन थे? Ag प्लस, वो प्रेफरेंशियली एब्सॉर्ब हो गए। जो कॉमन आयन रहे वो प्रेफरेंशियली एब्सॉर्ब हो गए, और इस वजह से क्योंकि Ag कॉमन है इस बार, तो Ag एब्सॉर्ब हो गया जो कि एक पॉजिटिव आयन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोल बन गया। सिमिलरली अगर केस उल्टा होता, केस क्या उल्टा होता कि मान लो AgNO3 को हम Ki में डिसॉल्व करते, मतलब AgNO3 इज एडेड टू Ki सॉल्यूशन, तो अभी भी प्रोडक्ट तो AgI बनता, लेकिन अब कौन सा कॉमन आयन है AgI और Ki में? I माइनस, क्योंकि Ki सॉल्यूशन में अब आपने ऐड किया है, तो Ki की मात्रा ज्यादा है, मतलब उसमें K प्लस और I माइनस आयंस की मात्रा ज्यादा है, और AgI और Ki में कॉमन आयन कौन है? I माइनस, तो अब प्रेफरेंशियली I माइनस एड्सॉर्ब होगा। तो मेरी बात को समझेंगे, यहां पर होगा हमारा AgI, और अब इसको कौन एड्सॉर्ब कर लेंगे? प्रेफरेंशियली ऑल दी I माइनस। तो ये I माइनस, ये I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस और I माइनस, तो ये बन गई एक और लेयर। अब क्योंकि ये नेगेटिव आयंस को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो सोल होगा ये नेगेटिवली चार्ज सोल होगा, तो दिस सोल विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। तो इस तरीके से आपके दो सोल हो गए। अगर पॉजिटिव चार्ज को प्रेफरेंशियली एब्सॉर्ब करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज सोल बनाएगा, अगर नेगेटिवली चार्ज सोल को ये प्रेफरेंशियली एब्सॉर्ब करता है तो ये नेगेटिव चार्ज सोल बनाएगा, और सारा खेल इनके एब्सॉर्प्शन पर चलेगा। कौन से चार्ज को ये एब्सॉर्ब कर रहे हैं, प्रेफरेंशियली कौन प्रेफरेंस किस चार्ज को दे रहे हैं एब्सॉर्ब करने के लिए, और ये थ्योरी को कहते हैं प्रेफरेंशियल एब्सॉर्प्शन थ्योरी। अभी वो थ्योरी आएगी, बट ये आपको कुछ एग्जांपल से समझाया गया है कि कैसे आप चार्ज सोल मानते हो। हर कोलॉइडल पार्टिकल के डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के पास चार्जेस होते हैं, आप कैसे मानते हो, ये चीज एक्सप्लेन की गई है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नाउ चार्जेस ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो अब बात करते हैं। द सरफेस ऑफ द कोलॉइडल एक्वायर्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन मतलब कोई एक पर्टिकुलर चार्जेस को वो क्या कर लेंगे, प्रेफरेंशियली सिलेक्ट कर लेंगे, और उसी सिलेक्टेड चार्जेस को वो अपने ऊपर एड्सॉर्ब करेंगे, तो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। दिस लेयर अट्रैक्ट्स काउंटर आयंस फ्रॉम द मीडियम। ये लेयर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम, फॉर्मिंग अ सेकेंड लेयर एज शोन बिलो। ये जो आपको लेयर दिखाई गई है उस लेयर के हिसाब से ये क्या करेंगे, दो लेयर बनाएंगे। मतलब क्या होगा कि जैसे एक पार्टिकल था AB, इस पर मान लो A पॉजिटिव आ गया, तो ये A पॉजिटिव आ गया, और जब ये A पॉजिटिव आ गया तो इसके ऊपर B माइनस भी आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही लेयर आएगी, लेकिन हमारे पार्टिकल ने B माइनस को नहीं एब्सॉर्ब करा, वो तो B माइनस क्या हुआ, A प्लस को देखकर आ गया। अदरवाइज हमारे आयंस ने तो, हमारे पार्टिकल जो AB था उसने तो सिर्फ पॉजिटिव आयंस को अपने ऊपर एब्सॉर्ब किया। ये जो B माइनस आयन है ये क्योंकि है ये पॉजिटिव आयन है तो उसके ऊपर आ गए, ये एक और लेयर बना गए जिसको हम सेकेंड लेयर बोलते हैं।
it results in the formation of the combination of two layers of opposite charges around the colloidal particle and is called as Helmholtz electrical double layer. And these two layers are called Helmholtz इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. तो जो आपको दो लेयर दिख रही है, जैसे ये एक पार्टिकल का एक चार्ज आ गया, इसके ऊपर फिर ये पार्टिकल दूसरे हो रहे हैं जो डिफ्यूज्ड हो रहे हैं. ये दूसरे पार्टिकल कौन से होंगे? अपोजिट चार्ज के होंगे. पहली लेयर जो बन गई उसको हम कॉम्पैक्ट लेयर मानते हैं. तो जो पहली लेयर बन रही है ना, मैं उसको अलग कलर की बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें. तो जो पहली लेयर बन रही है वो तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी से बन रही है. मान लो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन में A प्लस आ गया, ये है AB डिस्पर्स फेस का पार्टिकल. इसको प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब कर लिया किसने? A प्लस ने. ये A प्लस ने प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हो गया इसके ऊपर, तो इसने एक लेयर बना दी. नाउ दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लेयर. ये जो लेयर बनी है, दिस इज द फर्स्ट लेयर वी आर हैविंग. सो दिस इज द फर्स्ट लेयर. तो ये जो बनी है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर. फर्स्ट लेयर. और इस फर्स्ट लेयर को याद रखना बच्चों, कॉम्पैक्ट लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है. तो इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट लेयर, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है. तो फर्स्ट लेयर जो होगी वो कॉम्पैक्ट होगी और ये प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब होगी, और यही डिसाइड करेगी कि पूरे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उस पे कौन सा चार्ज है. क्योंकि जो फर्स्ट लेयर के आयंस एड्सॉर्ब होंगे वही हम प्रेफरेंशियली एड्सॉर्प्शन थ्योरी से अपना एड्सॉर्ब चार्ज मानेंगे. सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन उन्हीं चार्जेस का हुआ होगा और वही कोलॉइडल सॉल्यूशन में पूरी तरीके से चार्जेस माने जाएंगे. तो अगर A प्लस बोल रहा हूं मतलब ये पॉजिटिव चार्ज सोल है. लेकिन अब होगा क्या? A प्लस से आने की वजह से पीछे B माइनस की भी एक लेयर बन जाएगी, लेकिन वो लेयर ऐसी होगी कि वो डिफ्यूज होती जाएगी. मतलब यहां आ गया B माइनस, ये B माइनस, ये लेकिन लेयर जो होगी ये फिक्स नहीं होगी. फर्स्ट लेयर तो कॉम्पैक्ट थी, मतलब फिक्स लेयर थी. ये लेयर डिफ्यूज होगी. इसके आयंस जाएंगे, फिर आएंगे दूसरे आयंस, फिर नए आयंस जाएंगे, पुराने आयंस जाएंगे, फिर नए आयंस आएंगे, चलता रहेगा. तो सेकेंड लेयर जो होगी वो बच्चों डिफ्यूज्ड लेयर होगी. अब ये जो है ये सेकेंड लेयर है, और जो सेकेंड लेयर है वो डिफ्यूज्ड लेयर है. मतलब वो डिफ्यूज्ड होकर आएगी. डिफ्यूज समझ गए ना? जहां पहले कम था एरिया उस तरफ जाएगी, और फिर वहां पहुंचने के बाद वहां का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वहां से दूर भाग जाएगी. तो ये डिफ्यूजन चलता रहेगा. जैसे पहले आयंस यहां पर सेकेंड लेयर पे नहीं थे, तो वो आयंस पहले आए, क्योंकि अपने हाई रीजन से लोअर रीजन में ट्रैवल करते, यही आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है. जब यहां आ जाएंगे तो यहां उनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो वापस उस रीजन में चले जाएंगे जहां उनका कंसंट्रेशन कम है. तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसलिए ये डिफ्यूज लेयर है. लेकिन इस तरीके से आपको हमारे कोलॉइडल पार्टिकल जो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है उसके ऊपर दो लेयर मिल जाएगी. एक फर्स्ट लेयर और एक सेकेंड लेयर, और इन दोनों लेयर को एक साथ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोला जाता है. तो दे आर कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. इलेक्ट्रिकल लेयर है क्योंकि प्लस और माइनस की लेयर है, और अगर प्लस और माइनस की लेयर है तो डेफिनेटली यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, जिसको हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं. वो जीटा पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन यहां पर आपका दो डबल लेयर बन रही है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. इनको हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है. ये होती है एड्सॉर्प्शन थ्योरी. स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करते हैं. According to the modern theories, the first layer of iron is firmly held and is termed as fixed layer. जो पहली लेयर थी उसको हम फिक्स्ड लेयर बोल देंगे, while the second layer is mobile and is called diffused layer. तो एक बार और मैं बता देता हूं. यहां पर हमारे पास AB, ये मेन हमारे पास कोलॉइडल डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है AB. जैसे AG आई था हमारे पास, जैसे कि अभी हमने देखा था AG आई था, उसके ऊपर AG प्लस के आयंस भी थे और उसके ऊपर I माइनस के भी आयंस थे. अब पहले इसके ऊपर A प्लस की एक लेयर बनेगी
जो प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब करेगी, जरूरी नहीं है प्लस की बने, माइनस की भी बन सकती है, बट अभी फिलहाल मैंने एग्जांपल प्लस का रख लिया। ये पहली लेयर होगी, ये पहली लेयर होगी, दिस इज फर्स्ट लेयर जो कि फिक्स्ड लेयर होगी। उसके बाद इसी पर एक और चार्जेस आ सकते हैं जो कि B माइनस होंगे, और ये जो B माइनस है ये फिक्स्ड नहीं होगी, ये मोबाइल होगी, मतलब इसके आयंस आते रहेंगे जाते रहेंगे और अपने आप को ये डिफ्यूज करते रहेंगे। तो ये जो B लेयर है ये है सेकेंड लेयर जो कि डिफ्यूज्ड लेयर भी होती है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर। तो एक हो गई फर्स्ट लेयर, एक हो गई सेकेंड लेयर। So according to the modern theory, the first layer of ion is firmly held and is termed as fixed layer, while the second layer is mobile and is called diffuse layer. तो आप उस लेयर को diffuse layer बोल दोगे। The presence of the charges of opposite signs on the fixed and diffuse parts of the double layer results in a difference in potential between these layers. अब क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है वो पॉजिटिव चार्ज की है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव की होती, बट हमने पॉजिटिव चार्ज की मान ली, और जो सेकेंड लेयर है वो नेगेटिव चार्ज की है, जो सेकेंड लेयर है वो नेगेटिव चार्ज की है। तो इन दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगा, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और ज़ेटा पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर ज़ीटा पोटेंशियल बोल सकते हो। तो ये जो पोटेंशियल आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा, जो वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में मिलेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में मिलेगा, उसको आप इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर ज़ीटा पोटेंशियल बोलते हो। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। तो यह समझ में आ गया हमें एड्सॉर्प्शन फंडे से कि प्रेफरेंशियली एक तरीके का चार्ज एड्सॉर्ब होता है किसी एक कोलॉइडल पार्टिकल पे, जिसके दम पर कोलॉइडल पार्टिकल का पूरा वही चार्ज माना जाता है कि वो उसी तरीके का सोल है, या तो नेगेटिवली चार्ज सोल अगर नेगेटिव चार्ज प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब होगा, या फिर पॉजिटिवली चार्ज सोल अगर प्रेफरेंशियली पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब होगा, जो कि पहली लेयर बनाएगा, जिसको हम फिक्स्ड लेयर मानेंगे। लेकिन एक अपोजिट चार्ज की दूसरी लेयर भी बनेगी जो मोबाइल लेयर होगी। मोबाइल लेयर मतलब वो उसके आयंस हमेशा मूव करते रहेंगे, उसके आयंस फिक्स नहीं, उसके आयंस मूव करते रहेंगे, यानी कि डिफ्यूज करते रहेंगे, इसलिए सेकेंड लेयर को भी हम डिफ्यूज लेयर बोलेंगे। अब चूंकि दो लेयर बन रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों, या फिर उसको बोल देंगे ज़ीटा पोटेंशियल। और जो दो लेयर बन रही हैं, जो दो लेयर्स बन रही हैं, उन दो लेयर्स का नाम हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर ज़ीटा पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये थी प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब इसी में और आगे बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, The presence of equal and similar charges on the colloidal particles provides stability to the colloidal solution. They also provide stability to the colloidal solution. This is because the repulsive forces between the charged particles having the same charges prevent them from aggregating when they come closer to one another. अब ये स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं? मैंने आपको बताया था, क्योंकि सभी कोलॉइडल पार्टिकल पे सेम चार्ज है, और आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी डिफरेंट चार्जेस होंगे वो सब एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्यों स्टेबिलिटी लाते हैं? क्योंकि जब वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो ये कभी एग्रीगेट नहीं होंगे, कभी एक साथ नहीं आएंगे। क्योंकि अगर ये एक साथ आ जाते तो ये क्या करते, एग्रीगेट करने के बाद नीचे प्रेसिपिटेट कर जाते, यानी कि नीचे जम जाते ग्रेविटी के कारण। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, कोलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूशन में बने रहते हैं। अगर आप उनको कुछ देर तक के लिए छोड़ भी दो तो भी वो सॉल्यूशन में बने रहेंगे। इसका मतलब यह रहा कि उनके पार्टिकल्स कभी भी एग्रीगेट नहीं होते। और क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके ऊपर का जो समान चार्जेस है वो उनको एग्रीगेट होने ही नहीं देंगे, क्योंकि समान चार्जेस से दूर भागेगा।
तो अगर कोई कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज से दूर भागेगा और कभी एग्रीगेट होकर नीचे नहीं जमेगा, कभी एग्रीगेट होकर नीचे प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह कोलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल होंगे, क्योंकि अगर नीचे जम जाते तो अनस्टेबल हो जाते, लेकिन अगर डिस्पर्जन मीडियम में बने हैं तो वो स्टेबल हैं, तो इस वजह से वो स्टेबल होंगे। यह चीज होती है एड्सॉर्प्शन थ्योरी का सिग्निफिकेंस, कि कोलॉइडल पार्टिकल पे जो चार्ज आता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी के दम से, उसके से फायदा क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल बनता है। ठीक है, ये एक चीज थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। For example, the positive charge on FeOH whole thrice colloidal particle is due to the preferential adsorption of Fe3 plus ions on the surface of the particles. अब जो FeOH whole thrice में आपको दिखता है कोलॉइडल पार्टिकल कि वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर Fe+3 आयंस प्राइमरी लेयर बनाता है, यानी कि फर्स्ट लेयर बनाता है, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन में के थ्रू जाकर एड्सॉर्ब हो जाता है। तो ये रहा अगर आपका FeOH whole thrice, ये रहा FeOH whole thrice, तो क्या करेगा ये, इसके ऊपर लेयर बनेगी, किसकी लेयर बनेगी, Fe+3 की। तो ये Fe+3 की इस तरीके से लेयर्स बन जाएंगी, ये Fe+3 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 ये लेयर बन जाएंगी, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट लेयर, ये आपकी फर्स्ट लेयर होगी, और यही डिसाइड करेगी कि पूरे कोलॉइडल पार्टिकल में कौन सा चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया Fe+3 आयन। वही अगर कोई नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होता, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड है, तो उसके अंदर नेगेटिव क्यों आता, क्योंकि प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता सल्फाइड आयंस का, जो सल्फाइड आयंस इसमें है उसका प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता सरफेस पर ऑफ दीस कोलॉइडल पार्टिकल्स। कैसे होता, आर्सेनिक सल्फाइड होता As2S3 और इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो जाता किसका, सल्फाइड आयन का, S-2 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 S-2। तो सल्फाइड आयंस का क्या होता है, इसके ऊपर प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हो जाता, और इस S-2 के प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होने की वजह से, इस S-2 के प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होने की वजह से ये बन जाती है आपकी सेकेंड लेयर, सॉरी ये बन जाती है आपकी फर्स्ट लेयर, और इस वजह से ये पूरा जो कोलॉइडल पार्टिकल होता है ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल होता, या ये नेगेटिवली चार्ज सोल होता। क्यों, क्योंकि इस पर सल्फाइड आयन प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हुआ है। तो ये दो तरीके के कोलॉइडल सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग कि कौन से चार्ज का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। नाउ इन चार्जेस से आपको एप्लीकेशन क्या देखने को मिलती है, मतलब चार्जेस तो आपने देख लिए कोलॉइडल पार्टिकल में जो हैं, सवाल उठता है बच्चों कि इस कोलॉइडल पार्टिकल से आपको कौन सी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो पहली एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या ये, कोलॉइडल पार्टिकल्स पर अगर चार्ज है, जो कि है हमने देख लिए, तो डेफिनेटली कोलॉइडल पार्टिकल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएंगे व्हेन दे आर प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएंगे। इस मूवमेंट को, कोलॉइडल पार्टिकल्स के इस मूवमेंट को, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इस मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। आइए बात करते हैं। When a soul is placed in an electric field, colloidal particle move towards either cathode or anode depending upon the charge on them. जब आप कोलॉइडल पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर चार्जेस होने की वजह से वो या तो कैथोड की तरफ या फिर एनोड की तरफ मूव करेंगे, यानी कि कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या फिर एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करेंगे, डिपेंडिंग कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो डेफिनेटली कैथोड की तरफ मूव करेंगे, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इस मूवमेंट को वो बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड towards an electrode is called electrophoresis. So that is called as electrophoresis. क्योंकि आपको पता है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करो ये एक कंटेनर है
और इस कंटेनर में मैं कहता हूं मैंने कोलॉइडल पार्टिकल्स रख दिए। तो ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम ये मान लेते हैं कि हमने इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स रख दिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाकर रख दिया। ये भैया कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ये डिस्पर्जन मीडियम है, ये पूरा डिस्पर्जन मीडियम है और ये इसके अंदर मान लो डिस्पर्स्ड फेस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जो कि अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो होगा क्या, ये एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है। अब होगा क्या कि जब आप इनको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करोगे, ये एक अपन ने एक्सटर्नल बैटरी लगाई, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी लगा दी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल जो हैं ये सब नेगेटिव की तरफ मूव करने लगेंगे। मतलब सभी जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं इन सब का मूवमेंट होगा इस तरफ। जितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सब एक तरफ मूव कर जाएंगे और एक तरफ जाकर अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे। हालांकि ये एक यू ट्यूब करके एक यू शेप ट्यूब होता है, उस यू शेप ट्यूब के अंदर होता है, लेकिन ये सभी चीजें क्या करेंगी, अपने आप को एक दिशा में मूव करना शुरू कर देंगी। ये वो दिशा है जिसमें वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो क्योंकि वो पॉजिटिव है इसलिए वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर यही नेगेटिवली चार्ज सोल होते तो ये सब पॉजिटिव की तरफ मूव करते, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मुद्दा ये कि अगर ये मूव करेंगे तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देंगे। हां, अगर सिंपल ये कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये नेगेटिव पार्ट है मतलब ये कैथोड का पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है मतलब ये एनोड का पार्ट है। तो ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो अगर कोई प्रिसाइसली कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट को हम नाम दे देते हैं कैटाफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक पार्ट। इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो सिंपल मूवमेंट बताया था, लेकिन अगर कैथोड की तरफ ये मूवमेंट हो रहा है कोलॉइडल पार्टिकल्स का तो इसका स्पेसिफिक नाम हो जाता है कैटाफोरेसिस। आगे पढ़ेंगे, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अ कैथोड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। और ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड पूछता है 12th सीबीएसई बोर्ड की व्हाट इज कैटाफोरेसिस। सो द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द कैथोड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। और आप ऐसा बता सकते हो कि ये कैटाफोरेसिस का एग्जांपल है। तो इसे आप कैटाफोरेसिस बोलते हो जिसमें इंफ्लुएंस ऑफ कैथोड, इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ ये मूव करते हैं। तो कैथोड की तरफ मूव करते हैं इसलिए कैटाफोरेसिस। और सिंपल लॉजिक, जनरल लॉजिक, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर हो गया? ये क्यों हुआ? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज है। सोचो अगर चार्ज नहीं होता तो क्या ये मूवमेंट होता? नहीं होता। तो मतलब ये चार्ज की एप्लीकेशन है कि कोलॉइडल पार्टिकल में चूंकि चार्ज है इसलिए वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं या वो प्रिसाइसली कैटाफोरेसिस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हमने देख ली कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होते हैं तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को एक तरफ मूव करा सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे देखते हैं, इसी कंसेप्ट में हम लोग और समझते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस ही चलेगा अभी। द apparatus कंसिस्ट ऑफ, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो देखोगे वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट मैंने कहा था कि यू शेप ट्यूब होती है जो एक्चुअल apparatus होती है। तो ये है वो एक्चुअल apparatus। ठीक है, तो क्या है? द apparatus कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब प्रोवाइडेड विद अ two platinum electrodes, anode and cathode, and a stopcock through which it connected to a funnel shaped reservoir. ये आपकी एक YouTube दिख रही है, U शेप ट्यूब। YouTube बोलने में आता है वो गूगल वाला जिसपे तो मैग्नेट बेस के वीडियो देखते हो, लेकिन ये एक U शेप ट्यूब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक U शेप ट्यूब होगा, इसमें दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम की प्लेट्स को लटका देंगे जो एनोड और कैथोड बनेंगी, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड रहेंगी तो बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड रहेगी तो एनोड और नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगी तो कैथोड, और इसके अंदर होगा कोलॉइडल पार्टिकल। क्लियर हो गया? और ये स्टॉप कॉक होगा ताकि ये हम लोग डिस्पर्जन मीडियम का जो लेवल है उसको देख सके।
अब ये जो सोल्ड पार्टिकल्स है, यानी कि जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है, ये मूव करेंगे किसी एक दिशा में। डिपेंड करता है कि कोलॉइडल पार्टिकल किस चार्ज का है। अगर कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज के तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, यानी कि एनोड की तरफ। लेकिन अगर ये खुद पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो लोग नेगेटिव की तरफ भागेंगे, यानी कि कैथोड की तरफ। A small amount of water is taken in the U tube and then a reasonable amount of soil is placed in the reservoir. ठीक है, तो आपने यूट्यूब में क्या ले लिया, पहले तो आपने डिस्पर्जन मीडियम ले लिया, यानी कि कोई सॉल्वेंट ले लिया, और अब उसमें कोलॉइडल पार्टिकल को ऐड किया। The stopcock is then slightly opened and the reservoir is gradually raised so as to introduce the soil in the U tube slowly. तो अब आप क्या करोगे, डिस्पर्जन मीडियम को ऐड कर दोगे बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक, और इससे क्या होगा, द स्टॉप कॉक इज देन स्लाइटली ओपन एंड द रिजर्वॉयर इज ग्रेजुअली रेज्ड सो एज टू इंट्रोड्यूस द सोल इन द यू ट्यूब स्लोली। तो जैसे ही सोल आएगा वो यू ट्यूब में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब द वाटर इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड प्रोड्यूसिंग अ शार्प बाउंड्री। ये जो वाटर होगा वो इस लेवल में ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा बाय प्रोड्यूसिंग अ शार्प बाउंड्री। इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे समझते हैं। When an electric current of 50 to 200 volt is passed by connecting the electrodes, the terminal of battery, then the colloidal particle move towards the electrode. जब आप 50 से 200 वोल्ट के बीच की रेंज का कोई वोल्टेज अप्लाई करोगे, बैटरी मतलब उस वोल्टेज की लगाओगे, और जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन करोगे तो वैसे ही क्या होगा, आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। The movement of the colloidal particles can be followed by observing the position of the boundaries. आप क्या कर सकते हो, बाउंड्री की पोजीशन को ऑब्जर्व करके क्या देख सकते हो कि कहां पर हमारा कोलॉइडल पार्टिकल मूव कर रहा है। बाउंड्री की पोजीशन मतलब समझना, सारे पार्टिकल्स एक जगह पर एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट होकर वहां पर वो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में एक बाउंड्री बनाएंगे। उस बाउंड्री से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पूरा का पूरा पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है। Thus, the direction of motion of the particle in an electric field can be observed. So it is possible to determine the nature of charge, positive or negative, on the colloidal particles. जब ये सभी जगह मूव, एक पार्टिकल सारे एक ही जगह मूव करेंगे तो एक जगह मूव करने से आप उस कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर का चार्ज पता कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक एप्लीकेशन ये हो सकती है कि आप इससे कोलॉइडल पार्टिकल, अगर आपको नहीं पता कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप वो चार्ज पता कर सकते हो। क्योंकि जिस तरह वो मूव करेंगे उनके अपोजिट चार्जेस वो लोग अपने ऊपर रखेंगे। अगर कोई नेगेटिव तरफ मूव कर रहा है मतलब वो पार्टिकल जो है वो खुद में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोलॉइडल पार्टिकल पे जो चार्ज होते हैं उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। इट इज यूज्ड इन रिमूविंग कार्बन फ्रॉम स्मोक। स्मोक से अगर कार्बन, क्योंकि देखो स्मोक क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल कौन है, कार्बन के ट्रेसेस है। जो कार्बन के ट्रेसेस होंगे, जो अनबर्न कार्बन होंगे, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होंगे, उन कार्बन के ट्रेसेस होंगे जो उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में मौजूद रहेंगे। तो उस धुएं में से आप कार्बन को अलग कर सकते हो। तो स्मोक को हम कार्बन फ्री बना सकते हैं क्योंकि कार्बन के पास चार्ज होगा और वो स्मोक प्रेसिपिटेटर्स के थ्रू जब गुजरेगा तो वो कार्बन वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरफ कार्बन के पार्टिकल्स को मूव करवा देगा इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू। इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन रिमूविंग डर्ट फ्रॉम सीवेज। जो सीवेज होता है वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें जो गंदगी होती है वो डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल मानी जाती है। मतलब जो सीवेज होता है, जो गंदगी का नाले का पानी होता है, वो सीवेज जो होता है वो आपका एक कोलॉइडल पार्टिकल होता है और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में डर्ट कोलॉइडल पार्टिकल होता है। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है ये जो सीवेज का वाटर है ये कहीं ऐसी जगह जाए जहां पर अगर ये कोलॉइडल पार्टिकल्स भी चले गए तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। जैसे कि वेजिटेशन पर्पस में, एग्रीकल्चर के लिए अगर ये कहीं चले गए या किसी रिवर में इनको अगर डिस्पोज करना पड़ा तो कुछ कोलॉइडल पार्टिकल, सीवेज ट्रीटमेंट करना पड़ता है उससे पहले, कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हार्मफुल होते हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये क्या करता है, डर्ट यानी कि उन कोलॉइडल पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से आप उन चार्जेस को एक जगह मूव करवा सकते हो। कौन से चार्जेस, जो डर्ट के रूप में सीवेज के अंदर मौजूद है, क्योंकि सीवेज एक आपका कोलॉइडल पार्टिकल है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस को अप्लाई किया जाता है।
एंड देन इन इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ रबर, इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ रबर जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम रबर के डिपोजिशन करते हैं, बहुत सारे उसका जो पल्प होता है, अब उसमें जो भी आपका सोल्यूशन बनता है कोलॉइडल सोल्यूशन, उस कोलॉइडल सोल्यूशन या पल्प सोल्यूशन में से हम रबर को डिपॉजिट कर लेते हैं बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो अगेन इट इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये एप्लीकेशंस थी इलेक्ट्रोफोरेसिस की. स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं. नाउ अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आती है इससे एक और जुड़ी हुई एप्लीकेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. बच्चों ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही से ही कनेक्टेड एक और एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को, यानी कि जो मूवमेंट कोलॉइडल पार्टिकल का हो रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उस मूवमेंट को आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू करवा पाए तो इसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोल दोगे. यानी कि इसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट मूव हो जाएगा और सोल्यूट पार्टिकल इस बार मूव नहीं होगा. सोल्यूट मूव होना चाहता है लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगी. इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहता है कि जो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है वो मूव करे. सोल्यूट मतलब हमारे लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन में कौन है? डिस्पर्स फेस का पार्टिकल. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो चाहता है कि सोल्यूट का जो पार्टिकल है, यानी कि डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है, वो मूव करे, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको करने नहीं देगी. तो मजबूरी में डिस्पर्जन मीडियम मूव हो जाएगा और इस तरीके से डिस्पर्जन मीडियम हमें अलग मिल जाएगा और डिस्पर्स्ड फेस यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल हमें अलग मिल जाएगा. इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं. आइए देखते हैं. व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस, द डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस टू मूव. अब इनने इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक लिया. कहने को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा तो पहले जो पार्टिकल मूव हो रहा था वो नहीं होगा और जो डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल था वो मूव हो जाएगा. क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को तो रोक लिया, by the dispersion medium begins and by some suitable means, and the dispersion medium begins to move in an electric field. This phenomena is termed as electroosmosis. तो यहां पर आप देखो, ये आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का यूट्यूब था, इसके बीच में आपने वेट क्ले लगा दी जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी. ये क्या करेगी? जो पार्टिकल मूव कर रहे थे कैथोड की तरफ, कैटाफोरेसिस दिखा रहे थे, उनको रोक देगी क्योंकि उन पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण वो इस वेट क्ले के अंदर से पास नहीं हो पाएंगे. तो फिर वो यही रुक जाएंगे, लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल होगा वो चला जाएगा. और जब जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करता है, सॉल्यूट का पार्टिकल वहीं रह जाता है. इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से अप्लाई करके हमने, वैसे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का अप्लाई नहीं बोलना चाहिए बल्कि उसको डी अप्लाई करके बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव करता था वो रुक जाएगा इस बार, और उसके ऑपोजिट पार्टिकल जो डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल है, चूंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है तो वो निकल जाएगा. और इस वजह से यहां इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, क्योंकि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो या डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट हो through a semi-permeable membrane, so this process is called osmosis, and when it is being done under the influence of electric field, then it is termed as electroosmosis. तो ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का एग्जांपल था. स्क्रीनशॉट लेंगे, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस यहां पर खत्म होता है. स्क्रीनशॉट लेंगे पर आप. तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, और ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस में क्योंकि चार्ज होते हैं तो उससे चार्ज से जुड़ी हुई हमने काफी प्रॉपर्टीज को यहां पर देखा है और समझा है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्यों होते हैं प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन थ्योरी की वजह से, और उन चार्जेस की वजह से क्या क्या कंसेप्ट आते हैं. एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का और उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का. क्लियर हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में याद रखना, सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है यानी कि डिस्पर्जन मीडियम में, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है. यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम किसका था? वेट क्ले का काम था. क्लियर हो गया? और जो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है वो वहीं रुक जाएगा क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है कि वेट क्ले से वो पास नहीं हो पाएगा. मूव तो वही करना होना चाहता था. इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स फेस के पार्टिकल ही मूव करते हैं, लेकिन जब उनके मूवमेंट को रोक दिया गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या उसके जैसे किसी मींस के थ्रू, तो फिर डिस्पर्जन मीडियम को मजबूरी में मूव करना पड़ गया, और इस वजह से ये प्रोसेस को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोल दिया गया.
अब आगे वाले वीडियोस में हम लोग स्टूडेंट कोलॉइड के बारे में ही और डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स की भी बात करेंगे और भी कई चीजें होंगी जो कोलॉइड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोलॉइड अभी जारी रहेगा आने वाले वीडियोस में भी। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर चैप्टर्स और हर सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल है, जिनको आप magnetbrains.com पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक